हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक हैं। बच्चों हम लोग कंटिन्यू हैं चैप्टर नंबर 19 पर और हम लोग चैप्टर नंबर 19 में स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक प्लांक्स अजम्पशन। हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए प्लांक अजम्पशन क्या है और इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं और शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उसकी तैयारी हम लोग करेंगे इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद। तो बच्चों आज के टॉपिक में डिस्कशन है प्लांक्स अजम्पशन। प्लांक की अजम्पशन क्या थी और उसकी अजम्पशन के पीछे जो थोड़ी सी बैकग्राउंड और उसकी हिस्ट्री, उसको आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों आप इस लेक्चर को मुकम्मल तौर पे सुने और इस लेक्चर में जितने भी अहम पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन हो उन पॉइंट्स को आप लोग ज़रूर नोट कीजिए, अपने पास टेक्स्ट बुक्स या हेल्पिंग नोट्स ज़रूर रखें। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक प्लांक्स अजम्पशन, और ये जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है इस चैप्टर में तरतीब के मुताबिक। इससे पहले जो लेक्चर हमने स्टडी किया है लेक्चर नंबर 3, वो था इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। उसमें बच्चों हमने ये देखा, हमने ये पढ़ा कि जब किसी ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस इमिट होती हैं तो वो जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो स्पेक्ट्रम है वो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम एक बनता है, और उस स्पेक्ट्रम को ग्राफिकली हमने ड्रॉ किया था, प्लॉट किया था और उससे रिलेटेड कुछ बातें डिस्कस की थी। तो सबसे पहले बच्चों अगर मैं वही ग्राफ दोबारा से ड्रॉ करूं और उस पर बात स्टार्ट करूं तो फिर हम देखते हैं कि किस तरह से कहां पर प्लांक अजम्पशन हम समझेंगे। तो हमारे पास बच्चों एक ब्लैक बॉडी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ग्राफ है या उसका जो प्लॉट है उसको अगर हम बनाएं तो उस ग्राफ में जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे हम लोग प्लॉट करते हैं वेवलेंथ को, और वर्टिकल एक्सिस पे हम लोग रखते हैं इंटेंसिटी को। वर्टिकल एक्सिस पे इंटेंसिटी, या इसको हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी। तो हमने ये देखा बच्चों कि जो ब्लैक बॉडी है, अगर हमारे पास एक ब्लैक बॉडी है तो उस ब्लैक बॉडी में से जो रेडिएशंस इमिट होंगी उसका जो ग्राफ होगा, यहाँ पे कुछ नंबर्स हैं वेवलेंथ के, तो उसका जो ग्राफ होगा बच्चों वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये जो ग्राफ है ये किसी एक टेम्परेचर पे है, लेट्स से ये टेम्परेचर T1 है या टेम्परेचर T है। तो इस T टेम्परेचर पे ये जो ग्राफ है ये इस तरह से बनेगा। इस ग्राफ का मतलब जो ये है कि हमारे पास बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं और हर वेवलेंथ से कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ एनर्जी है। किसी ब्लैक बॉडी से फ़र्ज़ कीजिए कि ये हमारे पास जो एक ब्लैक बॉडी है और इस ब्लैक बॉडी को हमने किसी एक टेम्परेचर पे रखा, तो जो इस ब्लैक बॉडी से रेडिएशंस इमिट होना शुरू हो गई। जो रेडिएशंस बच्चों इसमें से इमिट हो रही हैं उन रेडिएशंस की एनर्जी कांस्टेंट या सेम नहीं है, इसमें से डिफरेंट एनर्जी वाली रेडिएशंस इमिट हो रही हैं और हर एनर्जी पर जो रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ डिफरेंट है। जैसा कि एनर्जी E1 है तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 है, एनर्जी E2 है तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा 2 है, एनर्जी E3 है तो इसकी वेवलेंथ लैम्डा 4 है, एनर्जी E4 है तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा 4 है। ऐसे जो n नंबर ऑफ एनर्जीज जो है यहाँ से इमिट हो रही हैं और उन n एनर्जीज़ की जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ्स हैं वो भी n है और हर एनर्जी से एक वेवलेंथ एसोसिएटेड है। अब इसमें जो हमारे पास इस ग्राफ का मतलब है कि स्टार्ट से लेके एंड तक बेशुमार वेवलेंथ्स हैं और हर वेवलेंथ के कॉरस्पॉन्डिंग एक मखसूस एनर्जी है। अब जो ये जो ग्राफ की फॉर्म है, ये ग्राफ की फॉर्म जो है ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स के बाद ड्रॉ की गई है, राइट। तो कुछ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए, किसी ब्लैक बॉडी, एक ब्लैक बॉडी लिया और उस ब्लैक बॉडी को किसी ख़ास टेम्परेचर पे रखा और उस टेम्परेचर पर इमिट होने वाली जो वेवलेंथ्स और एनर्जीज थी उनको लेकर एक ग्राफ प्लॉट किया। तो ये जो ग्राफ है ये जो एक एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद हमारे पास आया है। इस एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट के बाद मुख्तलिफ लोगों ने इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने की कोशिश की। एक्सप्लेन करने की कोशिश इस सेंस में की कि एक मैथमेटिकल रिलेशन ये ड्राइव किया जाए, एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाई जाए और उस इक्वेशन में एनर्जी को फाइंड करने का मतलब मेथड हो जिसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड पे एनर्जी हो और राइट साइड पे कुछ हमारे पास ऐसा मैथमेटिकल मॉडल हो, एक कुछ वेरिएबल्स हों
जिनमें हम वैल्यूज़ पुट करें और हम एनर्जी फाइंड कर सकें। या यूँ कह लें बच्चों, इसको मैथमेटिक्स की फॉर्म में हम ये कहते हैं कि हमारे पास एनर्जी का एक फंक्शन होना चाहिए जिसमें हमारे पास एनर्जी जो है वो लेफ़्ट साइड पर हो और राइट साइड पे कुछ ऐसे वेरिएबल्स हों जिनमें वैल्यूज़ को पुट करें तो उससे एनर्जी आ जाए। बेसिकली बच्चों यहाँ पर एक मैथमेटिकल मॉडल जो है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई, क्योंकि एक्सपेरिमेंटली हमारे पास ये कर्व मौजूद है। सिर्फ हमारे पास एक इक्वेशन होनी चाहिए, एक मैथमेटिकल मॉडल होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसमें किसी भी वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट कर सकें। तो अगर बच्चों फ़र्ज़ करें कि मैं ये चाहूँ कि इस पॉइंट के ऊपर, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, इस पॉइंट के ऊपर जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है, तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी है, राइट। या यूँ कह लें बच्चों कि इस पूरी कर्व में अगर इतने पार्ट को मैं ले लूँ, अगर इस कर्व का इतना पार्ट मैं ले लूँ, तो इस पार्ट में वेवलेंथ क्या है और या फ्रीक्वेंसी क्या है, और उस वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो कितनी है। तो ये बच्चों एक बड़ी 1900 में ये एक बड़ा क्वेश्चन था, या इस चीज़ की ज़रूरत थी कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटली एक कर्व ड्रॉ है, लेकिन मैं उसको थ्योरेटिकली बच्चों हमारे पास कोई मॉडल नहीं है जिससे हम उस कर्व को एक्सप्लेन कर सकें। तो करना ये है हमने कि एक फंक्शन बनाना है एनर्जी का, कि जिसमें एनर्जी हमने फाइंड करनी है और वो एनर्जी हमने फाइंड करनी है किसी मखसूस वेवलेंथ के कोरस्पॉन्डिंग। तो इसके लिए जो बहुत सारे लोगों ने इस पे काम किया, जिसमें कुछ सिग्निफिकेंट लोग जिनका काम है, उसमें जो एक वीन्स लॉ है जो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा भी था, लैम्डा टाइम्स टी, हमने पढ़ा था लैम्डा मैक्स टाइम्स टी एंड दैट वाज इक्वल्स टू कांस्टेंट, और इसको वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के तौर पे हमने इसको पढ़ा था, याद होगा आपको। और ये काम भी उस वक्त हुआ, लेकिन बच्चों इसमें ये था कि इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे की बात होती थी कि एक लैम्डा मैक्स जो है द वेवलेंथ कोरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम इंटेंसिटी, उसकी बात थी। तो वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ भी उसको मुकम्मल तौर पे इस कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाता, जबकि ये सिर्फ एक वेवलेंथ की बात करता है। इसके बाद बच्चों वीन्स का रेडिएशन लॉ भी है, और उस लॉ में वीन्स ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एक मैथमेटिकल मॉडल देने की कोशिश की, जिसमें वो एक्सप्लेन करना चाहता था कि ये जो कर्व है इसमें एनर्जी किस तरह फाइंड की जा सकती है किसी भी एक मखसूस वेवलेंथ पे। तो वो फेल हुआ बच्चों, वो भी मुकम्मल तौर पे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बाद बच्चों दो और साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उनके नाम थे रेले एंड जीन्स। तो उसको बच्चों हम रेले जीन्स जो है ये मैं लिख देता हूँ, ये जो रेले जीन्स के नाम से फिर उसको हम याद करते हैं। तो रेले जीन्स बच्चों दो थ्योरेटिकल फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थ्योरेटिकली और क्लासिकल फिज़िक्स को इस्तेमाल करते हुए एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि ये कर्व जो है वो ऐसे क्यों बनी, या फिर इसमें जो एनर्जी है अगर हम फाइंड करना चाहें, किसी भी वेवलेंथ से कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी को कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरह कर सकते हैं। तो रेले जीन्स ने जो एक मॉडल बनाया इस तरह से कि एक ब्लैक बॉडी है, थोड़ा सा इसकी मैं हिस्ट्री बताऊंगा, फिर उसके बाद बच्चों हम प्लांक अजम्पशन पे चलेंगे। तो इन्होंने बच्चों रेले जीन्स ने एक ब्लैक बॉडी एज्यूम किया, जिस तरह से लेट्स से कि एक क्यूब है। तो इस ब्लैक बॉडी के अंदर इन्होंने एज्यूम किया कि बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मौजूद हैं, और वो जो रेडिएशंस इसके अंदर मौजूद हैं वो रेडिएशन इसके अंदर ट्रैप हैं, जिसका मतलब है कि उनकी एक फ़िक्स बाउंड्री है जिसके दरमियान वो रेडिएशंस मूव कर रही हैं। जैसे बच्चों इस क्यूब का ये फेस है और एक ये फेस है, तो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर इसके दरमियान ट्रैप है तो वो इन दोनों फेसिस से इसकी बाउंड्री से रिफ्लेक्ट होकर मूव करती रहेंगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों फेसिस से रिफ्लेक्ट होकर मूव कर रही है वो एक स्टैंडिंग वेव बनाती है, वो एक स्टेशनरी वेव बनाती है। इस तरह का मॉडल बच्चों रेले जीन्स ने दिया, और इन्होंने कहा कि चूंकि इसके अंदर बहुत सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मौजूद हैं, इसका मतलब है कि इस ब्लैक बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफरेंट स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव्स मौजूद हैं। इस तरह अगर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन दोनों फेसिस के बीच में है, तो इस तरह से जो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ भी हो सकती है जो इन दोनों फेसिस के दरमियान है, और पॉसिबली उसके जो मोड्स हैं या उसकी जो स्टैंडिंग वेव है उसके जो मोड्स हैं वो दो हैं। जैसे इसमें एक है, इसमें दो है, तो इस तरह अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मौजूद है
तो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के जो मोड्स हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। ये बच्चों इसी में एक सेपरेट है हिस्ट्री है। रेले जीन्स ने इस तरह से एज्यूम किया और बच्चों इन्होंने इस तरह से एज्यूम करके एक फार्मूला ड्राइव किया, और वो फार्मूला जो इन्होंने बनाया था थ्योरेटिकल फिजिक्स की बेस पे, और यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस थी उनको वेव्स कंसीडर करके इन्होंने जो मॉडल बनाया और एनर्जी को फाइंड करने का जो फार्मूला बनाया, वो फार्मूला था 8 पाई एफ स्क्वायर ओवर सी क्यूब। लेट्स से बच्चों इस क्यूबिकल बॉक्स का जो एक साइड है वो सी है, तो सी क्यूब होगा इनटू के टाइम्स टी। तो ये बच्चों एक फार्मूला था जो रेले जीन्स ने बनाया, और इस फार्मूला में आप देख सकते हैं कि ई को फाइंड किया जा सकता है। इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में जो ई है वो फाइंड की जा सकती है कोरस्पॉन्डिंग टू फ्रीक्वेंसी। किसी भी फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया जा सकता है। जो इस पूरे मैथमेटिकल इक्वेशन को हम लोग एफ को सी अपॉन लैम्डा लिखकर वेवलेंथ की फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, राइट, इस तरह से। तो इसमें वेवलेंथ या एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला बनाया, और इस फार्मूले से किसी भी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी से एसोसिएटेड जो एनर्जी है उसको कैलकुलेट किया जा सकता था। लेकिन बच्चों अनफॉर्चुनेटली ये जो फार्मूला था, इस फार्मूला में जो जब हम इस फार्मूला को अप्लाई करते हैं और इस फार्मूला में हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज़ को पुट करते हैं और एनर्जी का ग्राफ देखते हैं, तो ये जो बच्चों ग्राफ है ये इस पूरी कर्व को मुकम्मल तौर पे फुलफिल नहीं करता, राइट। अगर बच्चों इसको अगर हम देखें तो इसी कर्व को अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ, और चूंकि ये वेवलेंथ है और इस तरफ एनर्जी है, तो ये ग्राफ जो एक्चुअल इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है उसका जो ये ग्राफ है। लेकिन ये जो इक्वेशन है इसमें बच्चों इस ग्राफ की ये वाली जो वेवलेंथ थी, यहाँ पर जो हाई वेवलेंथ थी, बड़ी वेवलेंथ थी, उसके लिए तो ये ग्राफ जो है ये बच्चों बड़ी अच्छी तरह से मतलब को सेटिस्फाई कर रहा था। लेकिन बच्चों हायर फ्रीक्वेंसीज पे जाके या लोअर वेवलेंथ्स पे जाके ये ग्राफ जो रेले जीन्स कर्व थी या ये जो उसका मैथमेटिकल मॉडल था, ये बच्चों इसको फुलफिल नहीं कर रहा था, राइट। तो इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन रेले जीन्स ने जो इक्वेशन बनाई थी इस कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए, एनर्जी को फाइंड करने के लिए डिफरेंट वेवलेंथ्स पे, वो मुकम्मल तौर पे 100% वो कर्व जो है, वो जो मैथमेटिकल इक्वेशन थी वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है बच्चों, समझ गए इस बात को। अब ये जो है ना, ये बात बच्चों हमें पता होना ज़रूरी है इससे पहले कि हम प्लांक्स अजम्पशन को अच्छी तरह से समझ सकें। तो रेले जीन्स दोनों ने ये जो मॉडल दिया था, ये जो इक्वेशन दी थी, ये इक्वेशन बच्चों इस पूरी इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और सिर्फ इसमें एक पार्ट को जहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी या लोअर वेवलेंथ मतलब थी, वहाँ पे हाई फ्रीक्वेंसी थी, वहाँ पे ये जो इक्वेशन थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो इसमें फिर बच्चों ये हुआ कि यहाँ पे अब जो प्लांक्स अजम्पशन है वो एक्चुअली इसी मैथमेटिकल मॉडल में एक मॉडिफिकेशन थी। तो एक्चुअली रेले जीन्स और मैक्स प्लांक ने का जो डिफरेंस है उसमें मैक्स प्लांक की जो अजम्पशन है, जो एक्चुअल अजम्पशन है, वो बच्चों इसमें रेले जीन्स ये जो इक्वेशन थी या ये जो रेले और जीन्स का ये जो थ्योरेटिकल फिज़िक्स के मुताबिक ये जो मैथमेटिकल मॉडल था, ये जो मैथमेटिकल वर्क था जिसमें उन्होंने इस इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, उसी में मॉडिफिकेशन थी, राइट। और वो मॉडिफिकेशन बच्चों ये थी कि रेले और जीन्स ने ये कहा कि इस ब्लैक बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, जो इसके अंदर ट्रैप हैं, वो स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं, वो रिफ्लेक्ट करती हैं इसके फेसिस से, और इस तरह इसके अंदर ट्रैप हैं, राइट। ये जो बच्चों स्टैंडिंग वेव वाला कॉन्सेप्ट है ये आप लोग पढ़ चुके हैं स्टेशनरी वेव्स इन अ स्ट्रिंग के ऊपर। आई होप कि आपको इसका इल्म होगा। जैसे हम इस स्ट्रिंग के ऊपर पढ़ते हैं कि ये स्टैंडिंग वेव्स इस पे बनती हैं, या इसमें डिफरेंट मोड्स इसके बनते हैं, सिंगल मोड या डबल मोड, इस तरह डिफरेंट मोड्स वगैरह हम पढ़ते हैं। तो ये मॉडल जो रेले और जीन्स ने कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस ब्लैक बॉडी के अंदर ट्रैप हैं और वो इस तरह से स्टैंडिंग वेव्स बनाती हैं, तो इसमें जो रेले और जीन्स ने ये कहा कि इसके अंदर जो है इनकी जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो तो फिक्स्ड होती हैं,
ठीक है। जैसे इस सिंगल मोड में इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है और इसमें अगर ये 2 मोड्स हैं इसके तो इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड है, लेकिन इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में ये मुख्तलिफ एनर्जी को जो है रख सकते हैं ये वेव्स, क्योंकि इनका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। फ्रीक्वेंसी सेम है लेकिन इसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। एम्पलीट्यूड डिफरेंट होने का मतलब है कि इस वेव के अंदर अगरचे कि इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स है लेकिन इसके अंदर डिफरेंट एनर्जीज हो सकती हैं। ये जो उनका व्यू था रैले और जीन्स का, और ये क्लासिकल फिज़िक्स का व्यू भी कहलाता है। तो जैसे ये जो एक डबल मोड, इसमें 2 मोड्स हैं, ये 2f1 है, लेट्स से ये f1 है तो ये 2f1 है, इसकी फ्रीक्वेंसी इससे डबल है। तो अगरचे कि इनकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसीज फिक्स्ड हैं लेकिन इस फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी में भी इनकी जो एनर्जीज़ हैं वो डिफरेंट हो सकती हैं। तो इसका मतलब है ये जो ब्लैक बॉडी है ये अगर रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है या रेडिएशंस को इमिट करता है, इस ब्लैक बॉडी में से रेडिएशंस एब्जॉर्ब होंगी या इमिट होंगी, तो वो जो एब्जॉर्ब और इमिट होने वाली रेडिएशंस हैं उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी कुछ भी हो सकती है अकॉर्डिंग टू रैले एंड जीन्स। ये उनका अजम्पशन था रैले एंड जीन्स का कि ये जो एनर्जी इस बॉडी में आएगी या इसमें से इमिट होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के जो मोड्स हैं, जो स्टैंडिंग वेव्स हैं वो वही रहेंगी, लेकिन उन वेव्स में जो एनर्जी है वो कम या ज़्यादा या डिफरेंट हो सकती है। अब यहाँ पे जो मैक्स प्लैंक की जो एजम्पशन है वो यहाँ पे आती है इस पॉइंट के ऊपर कि मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आप कह रहे हैं दोनों जो इस ब्लैक बॉडी के अंदर ट्रैप हैं और उनके स्टैंडिंग मोड्स हैं, इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि ये जो स्टैंडिंग मोड है इसकी जो फ्रीक्वेंसी है इस फ्रीक्वेंसी पर ये कोई सी भी एनर्जी या मुख्तलिफ एनर्जीज रख लेगी ये वेव, ऐसा नहीं होगा। इस अगर एक मोड के ऊपर, ये एक मोड है इसका, तो इस मोड के ऊपर इसकी एक ख़ास फ्रीक्वेंसी होगी और इसमें अगर ये वाला मोड है तो इसकी ख़ास फ्रीक्वेंसी तो है लेकिन इसकी एनर्जी भी एक ख़ास होगी। या दूसरे लफ्ज़ों में जो यूँ कहें कि इस ब्लैक बॉडी के अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगी या एनर्जी को इमिट करेंगी, तो उसका एमिशन और उसकी जो एनर्जी की एब्जॉर्प्शन है ये एक ख़ास क्वांटिटी में होगी, राइट। तो एक ख़ास क्वांटिटी होगी एनर्जी की जो इसमें एब्जॉर्ब होगी और एक ख़ास क्वांटिटी होगी एनर्जी की जो इसमें से इमिट होगी, राइट। वट एवर दैट एनर्जी इज, दैट एनर्जी कैन बी वेरी स्मॉल, दैट एनर्जी कैन बी वेरी लार्ज। तो इसके अंदर जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में इसके अंदर मौजूद हैं और उस स्टैंडिंग वेव की फॉर्म में वो जो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे या एनर्जी को इमिट करेंगे वो एक कॉन्टीन्यूस एमिशन या एक कॉन्टीन्यूस एब्जॉर्प्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो किसी भी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले या किसी भी एनर्जी को उसमें से इमिट कर दे, ऐसा नहीं होगा, राइट। कोई मखसूस एनर्जी होगी जो एब्जॉर्ब होगी, वो किसी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टैंडिंग वेव में एब्जॉर्ब होगी और उसमें से इमिट होगी। इस तरह कोई और एनर्जी जो है वो किसी और स्टैंडिंग वेव में एब्जॉर्ब या इमिट होगी। तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और एनर्जी का जो एमिशन है किसी ब्लैक बॉडी से वो बहुत सारी एनर्जीज़ होंगी, जैसा कि इस ग्राफ से ज़ाहिर होता है कि यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज़ हैं, बहुत सारी वेवलेंथ्स हैं, तो बिल्कुल बहुत सारी एनर्जीज़ होंगी, बहुत सारी वेवलेंथ्स होंगी, लेकिन जो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या इमिट होगी वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में नहीं होगी बल्कि वो एक मखसूस एनर्जी होगी जो हर दफ़ा एब्जॉर्ब होगी या हर दफ़ा इमिट होगी। और इस अजम्पशन को लेकर फिर जब मैक्स प्लैंक ने डेरिवेशन की, इसी डेरिवेशन को जब उसने रिपीट किया तो इसका जो रिज़ल्ट था वो डिफरेंट था। और ये जो डेरिवेशन फिर बाद में हुई उसका भी मैं रिज़ल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ। जो मैक्स प्लैंक ने फिर इस कॉन्सेप्ट, इस अजम्पशन के बाद इसको एक्सप्लेन किया तो वो थी इक्वेशन 8 पाई f² / hf अपॉन e hf/kT-1। तो ये जो इक्वेशन है ये जो मैक्स प्लैंक की एजम्पशन के बाद ये इक्वेशन इस तरह से बन गई। इस इक्वेशन में चेंज आ गया, इसमें इस फैक्टर की जगह ये वाला फैक्टर आया। और यहाँ पे जो इस इक्वेशन से जब इस कर्व को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई तो दैट इक्वेशन
वेरी वेल एक्सप्लेन ऑल दिस इक्वेशन। इसके मुताबिक जब हम f की वैल्यूज़ लेते हैं और डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज या डिफरेंट वेवलेंथ लेते हैं और उस फ्रीक्वेंसी या उस वेवलेंथ पे जब हम उसकी एनर्जी को फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो वो हम इससे एग्जैक्टली फाइंड करते हैं, एग्जैक्टली फाइंड कर सकते हैं। कोई भी f की वैल्यू आप ले लें, f की वैल्यू जो है x है, जो भी वैल्यू आप f की लगाएंगे उस f की वैल्यू पे जब आप इस मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से एनर्जी की वैल्यू मिलेगी। तो उस f पे किस f पे कौन सी एनर्जी की वैल्यू होगी या जो f की जगह किस लैम्डा पे कौन सी एनर्जी की वैल्यू होगी, वो इस इक्वेशन को जो ये इक्वेशन देगी, ये इक्वेशन इस कर्व को बिल्कुल उसी तरह से एक्सप्लेन करती है। समझ गए बच्चों बात को? तो ये मैक्स प्लैंक का एजम्पशन था कि जो एनर्जी है वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में एब्जॉर्ब या इमिट नहीं होगी, बल्कि एनर्जी एक ख़ास क्वांटिटी में जो है वो एब्जॉर्ब या इमिट होगी, राइट। उसके बाद बच्चों फिर प्लैंक्स एजम्पशन जो है उसको हम एक मैथमेटिकल लिखते हैं फॉर्म में जिसको हम क्वांटा कहते हैं। तो ईच अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट आइदर इमिट्स और अब्जॉर्ब इज़ कॉल्ड अ क्वांटा, उसको फिर क्वांटा का नाम जो है उसने दिया। तो उसको अगर हम लिखें, ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट एफएससी स्टूडेंट्स के लिए, आपके लिए ये सारा पार्ट जो है ये हिस्ट्री है, एक बैकग्राउंड है प्लैंक्स अजम्पशन का कि प्लैंक अजम्पशन एक्चुअली क्या थी और वो कहाँ से निकल कर मिलती है, कि प्लैंक ने क्या एज्यूम किया था और उसकी हिस्ट्री क्या थी, राइट। आपके लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना ज़रूरी नहीं है, जस्ट यहाँ तक आप लोग एक माइंड बनाएंगे कि प्लैंक अजम्पशन जो है एक्चुअली उसकी हिस्ट्री क्या है। तो इसके बाद जो मैक्स प्लैंक ने ये कहा कि ये जो एनर्जी है ये होगी मतलब एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी जो यहाँ पे इमिट या अब्जॉर्ब होगी। तो वो जो एनर्जी है E जो अब्जॉर्ब होगी दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू F। जितना फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है किसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, तो जितनी जो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है उतना उसके जो एनर्जी एब्जॉर्प्शन, जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट करेगी उसकी जो एनर्जी है वो उतनी ज़्यादा होगी, राइट। तो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी, तो अगर बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी या इमिट करेगी उस एनर्जी की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, राइट। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा उसने ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करनी है और ज़्यादा एनर्जी इमिट करनी है। तो दिस इज़ E इज़ प्रोपोर्शनल टू F। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट जो है वो लगाते हैं H, और H को हम कहते हैं दैट इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी जो वैल्यू है प्लैंक्स कांस्टेंट की दैट इज़ 6.63 टाइम्स 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल सेकेंड। तो एक क्वांटा जो है जिसको क्वांटा कहा गया और जिसको क्वांटम ऑफ एनर्जी भी कहा गया, उसकी जो वैल्यू है एक दफ़ा में कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी या कितनी एनर्जी इमिट होगी इस ब्लैक बॉडी में। तो एक दफ़ा में जो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होगी दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी HF, राइट। अगर कोई रेडिएशन एनर्जी इमिट करती है तो HF एनर्जी इमिट करेगी, फिर एनर्जी इमिट होगी, फिर HF होगी, HF HF HF, कॉन्टीन्यूसली HF एनर्जी इमिट होगी या कॉन्टीन्यूसली HF एनर्जी जो है ये एब्जॉर्ब होगी किसी भी सिस्टम में, किसी भी ब्लैक बॉडी में। तो दिस इज प्लैंक्स अजम्पशन E इक्वल्स टू HF। और यहीं से जो क्वांटम फिजिक्स की बिगिनिंग होती है, जिसमें फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं उनका जो क्लासिकल व्यू जिसको हम कहते हैं वेव, जिसमें हम रेडिएशंस को वेव कंसीडर करते हैं, यहाँ से फिर वो कॉन्सेप्ट चेंज होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को फिर जो मैक्स प्लैंक ने तो इस तरह कहा, और इसके बाद जो आइंस्टाइन ने भी इसको इसी कॉन्सेप्ट को फिर रिवाइज किया। और इसके बाद प्लैंक अजम्पशन के बाद जो आइंस्टाइन के व्यू के मुताबिक जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये वेव्स नहीं हैं, या यूँ कह लें कि वेव्स हैं या नहीं का फैसला तो अभी नहीं है, लेकिन ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बिहेव लाइक पार्टिकल्स, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म से
अब डिसकॉन्टिन्यूस या इंटेग्रल फॉर्म की तरफ शिफ्ट हुई हैं। तो ये व्यू जो है ये आइंस्टाइन का व्यू है। तो उसने ये कहा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं ये पैकेट्स हैं या टाइनी बंडल्स ऑफ एनर्जी हैं। मतलब अगर किसी भी ऑब्जेक्ट से ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से जो रेडिएशंस इमिट होती हैं तो इन रेडिएशंस का जो एमिशन है ये पैकेट्स की फॉर्म में है, राइट, ये बंडल्स की फॉर्म में है, या मतलब क्वांटा, या जो उसने नाम दिया इसको फोटोन की फॉर्म में है। ठीक है, तो किसी भी बॉडी से एनर्जी का एमिशन या किसी भी बॉडी में एनर्जी की एब्जॉर्प्शन जो है ये कॉन्टिन्यूस नहीं बल्कि एक मखसूस एनर्जी की अमाउंट्स में होता है। तो उसके लिए जो आइंस्टाइन ने फिर वर्ड जो है फोटोन यूज़ किया, राइट। इससे पहले जो मैक्स प्लांक ने ये बात इस तरह से भी जो है वो सोची थी कि जिस तरह से मैटर जो होता है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके मैटर बनता है, तो इस तरह से ये जो रेडिएशंस हैं ये भी छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल हैं, जिसको फिर क्वांटा कहा उसने और बाद में आइंस्टाइन ने उसको फोटोन कहा। ठीक है, तो आइंस्टाइन के व्यू के मुताबिक इसको जो फोटोन उसने कहा और उसके बाद फिर इसका जो मोमेंटम था वो भी उसने कैलकुलेट किया, राइट। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वो बाद में कैलकुलेट हुआ कि अगर जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं ये पार्टिकल्स हैं तो उस पार्टिकल को फोटोन कहा या उस मखसूस एनर्जी को फोटोन कहा, तो उसका मोमेंटम जो है वो क्या हो सकता है, क्योंकि हर पार्टिकल का मोमेंटम होता है, तो फिर इसका मोमेंटम क्या हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू उसको हम फाइंड कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू मैक्स प्लांक द एनर्जी ऑफ फोटोन इज HF and according to Einstein energy of photon equals to mc²। दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास mc² इक्वल होगा HF के, और यहाँ से बच्चों mc इंटू सी इक्वल होगा HF के, m इंटू सी मैस इंटू स्पीड ये मोमेंटम होता है, तो pc इक्वल्स HF। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख सकते हैं कि जो p है दैट इज इक्वल्स टू HF अपॉन C, और फिर ये जो F ओवर C है इसको हम लोग 1 ओवर लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो जैसे जो आपको पता है कि C जो है दैट इज़ इक्वल्स टू F लैम्डा, तो C अगर उस तरफ ले जाएं तो 1 ओवर लैम्डा इक्वल्स F अपॉन C, तो ये लिख सकते हैं। सो व्हाट इज़ दिस P? दिस P इज़ मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ लाइट हैविंग वेवलेंथ लैम्डा, H इज़ प्लांक्स कांस्टेंट। तो यहाँ से जो हम लोग उसका मोमेंटम भी कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम आइंस्टाइंस व्यू ऑफ फोटोन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ठीक है, तो ये उसमें कैलकुलेट हो सकता है। अब ये जो फोटोन है जो इस फोटोन की जो एनर्जी है वो डिफरेंट होगी अगर किसी रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल अगर बच्चों इसको इस तरह से हम देखें कि अगर हमारे पास गैमा रे है, अगर हमारे पास गैमा रेज हैं विच आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो गैमा रे की जो एनर्जी है दैट इज़ 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम ये कह सकते हैं कि जो गैमा रे का जो फोटोन है, अ गैमा रे फोटोन हैज़ एनर्जी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इसके बारे से अगर बच्चों हम देखें रेडियो वेव्स को, तो दैट आर वेरी लो फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस विच आर रेडियो वेव्स, और इसमें जो है इसकी एनर्जी जो है दैट इज़ 1 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स अप्रोक्सीमेटली 10 रेज़ टू द पावर -10। अब जो इसमें अगर दोनों का हम कंपैरिजन करें और कंपैरिजन में ये देखें कि विच रेडिएशन बिहेव एज पार्टिकल एंड विच रेडिएशन बिहेव एज वेव, तो इसमें जो गैमा रेज हैं, चूंकि गैमा रे फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स है, मतलब अगर ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसमें से गैमा रेज जो हैं वो इमिट या एब्जॉर्ब होती हैं, तो गैमा रेज के फोटोन की फॉर्म में या एक फिक्स्ड एनर्जी की फॉर्म में वो एब्जॉर्ब या इमिट होती हैं, तो उसमें हर बार में या हर बारी में 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी इमिट होगी या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी एब्जॉर्ब होगी।
जितने भी रेडिएशन डिटेक्टर हैं वो गैमा रेज को बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि गैमा रेज जो है वो हाई एनर्जी फोटोन होने की वजह से गैमा रेज का जो पार्टिकल बिहेवियर है वो डोमिनेंट होता है, राइट। तो गैमा रेज बच्चों अगर किसी ऑब्जेक्ट से इमिट या एब्जॉर्ब होती हैं तो ये एक बहुत अच्छी खासी एनर्जी है जो उस फोटोन की होती है। इसके बरक्स अगर बच्चों हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और उस ऑब्जेक्ट ने रेडियो वेव्स को इमिट या एब्जॉर्ब करना है, तो बच्चों एक रेडियो वेव जो है वो 10⁻⁻10 1 एंगस्ट्रॉम इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर इस ऑब्जेक्ट ने रेडियो वेव को इमिट या एब्जॉर्ब करना है तो हर बारी में एक रेडियो वेव का जो फोटोन है उसकी एनर्जी होगी 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने फोटोन को इमिट या एब्जॉर्ब करना ये बहुत थोड़ी एनर्जी है। तो इस बहुत थोड़ी एनर्जी में जब कोई फोटोन बहुत थोड़ी एनर्जी का होगा तो उस केस में बहुत सारे फोटोन आएंगे तो डिटेक्टर उसको डिटेक्ट कर पाएगा। तो उस केस में उन वेव्स की जो वेव प्रॉपर्टी है वो डोमिनेट हो जाती है। या यूँ कहें कि अगर बहुत सारे रेडियो वेव फोटोन हों तो वो एक गैमा रे फोटोन के एनर्जी के इक्वल बनते हैं। तो बहुत सारे रेडियो वेव फोटोन जब इकट्ठे होंगे और उसमें एनर्जी डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं है तो उस केस में वो कॉन्टीन्यूस फॉर्म में चले जाते हैं या कॉन्टीन्यूस फॉर्म ऑफ एनर्जी डोमिनेंट हो जाता है। ऑल दो कि ये फोटोन है और इनकी एनर्जी बहुत थोड़ी है, लेकिन रेडियो वेव्स एज ए ओवरऑल वेव बिहेवियर इनका डोमिनेंट रहेगा क्योंकि इसमें फोटोन की एनर्जी बहुत थोड़ी है। और गैमा रेज इसके कंपैरिजन में फोटोन बिहेवियर इसका डोमिनेंट होगा क्योंकि उसके एक फोटोन की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो इस बॉडी ने गैमा रेज इमिट करनी है तो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को इमिट या एब्जॉर्ब करेगा, और इस बॉडी ने रेडियो वेव्स को इमिट या एब्जॉर्ब करना है तो 10⁻⁻10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन इमिट या एब्जॉर्ब होगा। तो उस केस में बहुत सारे फोटोन्स जब इमिट होंगे तो डिटेक्ट होंगे, तो उसका जो वेव फैक्टर है, वेव प्रॉपर्टी, वो डोमिनेंट होगी। तो 12 बच्चों ये जो कॉन्सेप्ट है कि जिसमें रेडिएशंस जो हैं या जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं ये जो एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में इंट्रोड्यूस हो रही हैं या एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी की फॉर्म में इमिट या एब्जॉर्ब होती हैं इंस्टेड ऑफ कॉन्टिन्यूस एब्जॉर्प्शन और एमिशन ऑफ एनर्जी, इस कॉन्सेप्ट के पीछे जो मैक्स प्लांक है। और 1918 में मैक्स प्लांक को इस अजम्पशन पे फोटोन के नोबेल प्राइज़ मिला था। ऑलराइट बच्चों, तो दैट इज मैक्स प्लांक्स assumption that radiations are emitted or absorbed by a body not in a continuous form but in discontinuous form in some amount of energy, in a fixed amount of energy that a body emits or absorbs। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये कहलाता है मैक्स प्लांक्स assumption। ठीक है बच्चों, तो आई होप कि आपको इसके assumption की समझ आ गई है, कहाँ पे मैक्स प्लांक ने ये एज्यूम किया और उसके बाद सारी सिचुएशन आपको एक्सप्लेन की। आई होप आप बच्चों इसको समझ गए हैं। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। तो टिल देन आप अच्छा सा पढ़ते रहें बच्चों। टेक केयर, बाय बाय।